जैन फ्रेंड हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए डॉक्टर नगीन की हिंदी साहित्य के इतिहास पर चर्चा कर रहे हैं और उसमें भी आधुनिक काल के तहत इसे प्रीवियस के वीडियो में हमने द्विवेदी युग के संपूर्ण कालखंड के साथ ही जो प्रमुख रचनाकार हैं उनकी रचनाएं हैं और उसमें भी जो गद्य की विविध विधा के तहत उपन्यास, कहानी, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, रिपोर्टाज जो भी चीज़ें हो सकती थी 1900 से 1918 के कालखंड में, उस पे हमने चर्चा कर ली थी। कई जगह हमने प्रीवियस के वीडियो में ये भी बोल दिया था, द्विवेदी काल के समय को 18 से 36 जो कि गलत है। वो छायावाद युगीन का काल है, 18 से 36 का दौर। आज जो हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे ये है छायावाद युग के बारे में और जो भी विद्यार्थी यहाँ पे लेक्चर लेने आए उनसे यही रिक्वेस्ट है कि पहले वो जो है प्लेलिस्ट में जाएँ और शुरुआत से देखें वीडियो। अगर डॉक्टर नगीन हिंदी साहित्य पे वो कमांड करना चाहते हैं तो शुरुआत से देखें। और आधुनिक काल का जो पूरा परिप्रेक्ष्य इसमें जो इन्होंने डॉक्टर नगीन जी ने इस रचना को लिखा है तो इसमें आपको आधुनिक काल बहुत अच्छे से मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको हिंदी साहित्य इतिहास पे बहुत अच्छा कमांड करना है तो जो रामचंद्र शुक्ल वाली सीरीज कराए हैं उसको भी साथ में देखते रहें। अब यहाँ पे देखिए छायावाद युग के बारे में देखें तो कोई भी काल आप पढ़िए तो पढ़ने का एक वैज्ञानिक पद्धति यही होता है कि समूची परिदृश्य को समझने के लिए आप ये देखिए कि तत्कालीन समय में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक ये सारे परिप्रेक्ष्य को परिवेश के अनुसार देखेंगे। क्योंकि जब भी कोई साहित्य लिखा जाता है उस पे उस समय के परिवेश का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो क्योंकि हम छायावाद युग पढ़ने वाले हैं और ये समय है 1918 से 36 का दौर, जिसमें आप देख रहे हो कि देश में बहुत सारे उठापटक का दौर चल रहा है। यानी आप देखिए कैसे गांधी जी का आगमन होता है और लगातार एक से बढ़ के चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल मजदूर खेड़ा, रौलट एक्ट, है ना? फिर आगे चलते हो तो 30 हो के आसपास देखो असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, बहुत सारे आंदोलनों का दौर है। तो एक राष्ट्रीयता जो था वो भावबोध बहुत जोरों शोरों से है। इसलिए जब हम इसको पढ़ेंगे तो उसी अनुरूप आपको देखना है। और कुछ बच्चों का ये भी कमेंट होता है कि मैम सबसा आप लाइन टू लाइन नहीं पढ़ती। देखिए आप हायर एजुकेशन में जा रहे हैं तो यहाँ पे बच्चों की तरह हम लाइन टू लाइन नहीं पढ़ा पाएँगे। ये तो आपकी समझ के स्तर को डिफाइन करता है कि आप लाइन टू लाइन पढ़ते हैं। चीज़ों को आपको बस समझना है, यहाँ पे लेक्चर प्रोवाइड किया जाता है, बच्चों को नहीं पढ़ाया जा रहा है एकदम, ठीक है? तो आप उसी अनुरूप इसको लीजिए। अब यहाँ पे देखिए छायावाद युग में हमें देखना है कि जिस प्रकार कहते हैं कि साहित्य के पूर्ण इतिहास को विविध युगों में बाँटा जा सकता है, उसी प्रकार काल विशेष के साहित्य को विविध धारा में बाँटा जाता है। धाराओं में जैसे आप भक्ति काल में देखो निर्गुण शाखा हो गया, सगुण शाखा हो गया, वैसे ही। तो भक्ति काल में आप वैसे भी देखोगे तो बहुत सारी धाराएँ आपको देखने को मिलती हैं। जब हम आदि काल पढ़ाए थे तो भी बहुत धाराएँ थी, जिनमें आप देखिए सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, रासो साहित्य, लौकिक साहित्य, है ना? तो बहुत सारी करीबन 6 काव्य धाराएँ उसमें बटी हैं, 4 काव्य धारा भक्ति काल में है, रीति काल में 3 काव्य धाराएँ हैं। वैसे ही समूचा कालखंड आधुनिक काल में भी आपका भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, अनुलेखन बहुत सारे कालखंडों में बाँट दिया गया है। तो इसी तरीके से आधुनिक काल का जब हम देखते हैं तो कहते हैं कि आधुनिक काल का जीवन सिर्फ एक ही काल में अनेकमुखी प्रसार का जीवन नहीं है। वो समय की गति के साथ साथ विकासशील होता गया और समय की मांग के अनुसार साहित्य भी बदलते रहना चाहिए। क्योंकि शुक्ल जी ने क्या कहा है, जनता की चित्रवृत्तियों के साथ अगर आपके साहित्य में वो आवाज नहीं आ रही है तो आपका साहित्य खोखला है। तो जैसे जैसे समय बदल रहा है, जैसे लोग बदल रहे हैं, वैसे उसी के अनुरूप आपका साहित्य भी बदलते रहना चाहिए। अब क्योंकि ये एक ऐसा दौर आया है जब विज्ञानों के आविष्कार और उनसे उत्पन्न होने वाले प्रभाव के कारण जीवन बहुत तेजी से चलने लगा, निरंतर गतिमान हो गया और बहुत ही जीवन में लोगों की व्यस्तता भी आ रही है और आज़ादी के लिए लोग लड़ रहे हैं एक तरफ। तो अब इस समय जो साहित्य लिखा जाएगा उसका डिमांड बिल्कुल अलग है। आज के जीवन का विकास पहले भौतिक आधार पे और फिर ये भौतिक विकास युग को आध्यात्मिक विकास की तरफ ले जाने की बात हो गई। आज के विद्वानों के सामने सांस्कृतिक विकास, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों पक्षों के विकास की बात करें तो ये बहुत बड़ी बात है, जटिल समस्या भी बनी, जिसे प्राय दो संस्कृतियों की समस्या के रूप में देखा जा सकता है। विवेच युग, इसके पहले हमने देखा द्विवेदी युग को आलोच युग कहते थे। विवेच युग में आधुनिक युग की सांस्कृतिक समस्या का आरंभिक रूप मिलता है। इस पर विचार करने से पहले इस काल की सीमा, नामकरण और परिवेश को जानना जरूरी है। वो आप कोई भी कालखंड पढ़ो, आपको उसका सीमांकन, नामकरण, परिवेश जानना बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पे देखना है कि वर्ग विशेष से किसी भी साहित्य को का आरंभ मानने के बारे में थोड़ा बहुत मतभेद हो सकता है। इसलिए ये मानो कि जब छायावाद है तो आपसे कोई भी पूछे छायावाद का कालखंड कितने से कितने समय तक मानेंगे, तो देखिए इसमें हजारी प्रसाद जी ने भी अपने मत दिए हैं, नागरी प्रचारी सभा ने भी दिया है, शुक्ल जी ने भी दिया है।
लेकिन आप मोटा-मोटा अगर मान के चलोगे ना तो 1918 1918 से जो 36 का ये कालखंड है, इसको मान लीजिए कि ये छायावाद का काल है। आगे-पीछे मतलब कि कोई 18 को 16 कह सकता है, 20 कह सकता है, बस इतना ही 2-4 साल का अंतर आएगा, इससे ज़्यादा नहीं। और जो हम रामचंद्र शुक्ल जी का सीरीज़ कराए हैं, जिन्होंने पूरी चीज़ों को प्रकरण में डिवाइड किया है, तो शुक्ल जी ने आधुनिक कविता का जो तृतीय उत्थान है, उसकी सीमा का आरंभ भी कब माना है? तो जब तृतीय उत्थान की सीमा को उन्होंने माना है, तो लगभग वही 1918। अब देखिए 57 आपको प्लस कर देना, माइनस करना वो किस लिए? कोई क्योंकि इनका संवत में है और ईस्वी में कन्वर्ट करने के लिए वो चीज़ें हैं। आपको 1918 मान के चलना है। इसे क्यों माना जाना चाहिए कि छायावाद यहीं से शुरू होता है? तो देखिए 1918 का दौर बहुत इम्पोर्टेंट है। एक तो निराला जी की जो जूही की कली है, ये 1916 के अलावा पल्लव की कुछ कविताएँ जो है, ये रचना 1920 के आसपास की बात है। इसलिए ये स्पष्ट मान के चलते हैं कि इस काल के आसपास साहित्य में एक नया मोड़ शुरू हो गया। अब लोग जो है पुरानी लीक को छोड़कर नए चीज़ों को लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो जब सन 1935 में कहते हैं कि छायावादी काव्य चेतना को मूर्तिमान करने वाली एक रचना है कामायनी। मैक्सिमम जगह जैसे गोदान उपन्यास लगा है, ऐसे ही गोदानी कामायनी जो प्रसाद जी की कृति है, वो मतलब हिंदी साहित्य में एक कह सकते हैं कि बहुत ही अलौकिक कृति है, तुलनीय है, जिनकी तुलना आप नहीं कर सकते। दर्शन के समूचे भावबोध को इस रूप में सबके सामने साकार करता है कि वो अपने आप में हिंदी साहित्य के कद को बहुत बढ़ा देता है। तो सन 1935 में एक कृति आया, 36 में आप देखो गोदान आया, और ये ऐसी चीज़ है ना कि समय के परिप्रेक्ष्य में ये बाधित नहीं है। यही समूचे कालखंड को उस समय के प्रभावित करते हैं और आज के समय में भी उतने ही प्रासंगिक है। जब आप कामायनी को पढ़ते हो, कामायनी का जब आप पढ़ते हो तो किस तरीके से आनंदवाद दर्शन, प्रतिविज्ञावर्त दर्शन के माध्यम से जीवन के बारे में संपूर्ण जानकारी दी जाती है। गोदान, जिसको महाकाव्यात्मक त्रासदी कहा जा रहा है, गोदान डूबते हुए सामंतवाद, उभरते हुए पूंजीवाद के संक्रमणकालीन का फेज कहा जा रहा है, अपने युग की प्रसव पीड़ा कहा जा रहा है। तो ये सब ऐसी चीजें है ना कि एकदम ही अलग रचनाएं हैं। तो ये जो 18 से जो 36 का पीरियड है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था हिंदी साहित्य जगत में, जिसे हम छायावाद के नाम से जानते हैं। तो उसमें चाहे पल्लव हो, है ना? इनके अलावा कामायनी हो, फिर बाद में गोदान आता है, सब इसी कालखंड में आए हैं। और इधर बताते हैं कि हमारे यहाँ पे थोड़ा-सा परिवेश में जाएँ तो उसी समय जब हम बात करते हैं कि भारत में कौन-सी घटनाएँ घट रही थी, तो याद हो 1914 से 18 के दौर में हमारे यहाँ प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था और हमारे भारतीय भाइयों को जो है युद्ध में ऐसे ही ढकेल दिया गया बिना उनसे पूछे, जिसकी वजह से यहाँ लोगों का मोहभंग भी हो गया था। और हमारे जो साहित्यकार थे उनके मन में आया कि हमें अपने लोगों को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि हमारे साथ यहाँ की जो भी अंग्रेज हैं, ब्रिटिशर्स हैं, जिनके अंडर में हम पराधीन हैं, तो हमें किस तरीके से ठगा जा रहा है और ये सब बताएँगे कैसे? उसका सबसे सशक्त माध्यम है, कुछ लिखिए, लोग पढ़ें और पढ़ने से ही जानें कि सच में हमारी जो है ऊर्जा का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। तो कुछ ऐसा ही एक पूरा इतिहास का दौर रहा उस समय और छायावादी कवि स्वयं भी अपने छायावादी भावबोध का अतिक्रमण करने का प्रयास कर रहे थे। पंत के युगांत को देखिए 1936 में है। निराला की अनामिका रचना, अनेक ऐसी रचनाएं भी आई जो छायावादी संसार से आगे बढ़कर एक नए ठोस यथार्थ के निकट आने का प्रयास कर रही थी। ये साहित्यिक परिवर्तन कहाँ तक उक्त राजनीतिक परिवर्तन और उससे उत्पन्न सामूहिक चेतना के परिवर्तन से जुड़ा था, ये अध्ययन काफी महत्वपूर्ण है। इसलिए आप 1900 जो 38 है उसको भी छायावाद युग का आखिरी दौर मान सकते हैं, आखिरी सीमा। सीमांकन की बात ही इस युग के नामकरण की समस्या थी, क्यों छायावाद रखा गया नाम? तो 1918 से लेके जो 38 तक के 20 सालों में लगभग विपुल काव्य राशि का निर्माण हुआ, पत्र पत्रिकाएं आई, उससे साहित्य से समाज सजग हुआ। एक व्यापक हित को लेके ये लोग चल रहे थे और स्वीकृति भी मिली। एक और प्रसाद है, निराला है इस युग में, जिनका प्रधान लक्ष्य साहित्य साधना, और दूसरी ओर माखनलाल चतुर्वेदी है, रामनरेश त्रिपाठी है। जहाँ प्रसाद निराला तो जिनका काम है कि साहित्य की साधना करना, दूसरा चतुर्वेदी जी हैं, त्रिपाठी हैं, बालकृष्ण शर्मा नवीन हैं। ये ऐसे रचनाकार हैं जो अपने साहित्य के माध्यम से सीधे आंदोलन में सक्रिय भाग ले रहे हैं। कविताएं ही ऐसे लिख रहे हैं कि पढ़ने के बाद हर एक भारतीय के अंदर ये चीज आए कि हम पराधीन नहीं रहेंगे, हमको स्वाधीन भारत चाहिए, अपना स्वराज चाहिए। इस वर्ग के कवि जो थे उनका एकमात्र लक्ष्य काव्य रचना नहीं है, इनकी साधना जीवन को ही केंद्र बनाकर चलती है। तो ब्रजभाषा में भी ऐसे काव्यों का निर्माण हुआ जो नए जीवन की भावनाओं और आकांक्षाओं को व्यक्त करने में प्रयत्नशील रहे।
इसके अलावा बच्चन है, नरेंद्र शर्मा है, अंचल है, इनकी रचनाएँ भी इस युग में आई, जिनका प्रधान स्वर प्रणय की लौकिक और मांसल अनुभूति। तो जो और भी लोग हैं, उनकी प्रणय की यानी प्रेम की लौकिक और मांसल अनुभूति। मतलब एक ही वाद चल रहा है, लेकिन जैसे आपको हम आदिकाल कहें, तो सिद्धधारा अलग है, नाथ अलग है, जैन अलग है, लौकिक साहित्य अलग है, रास अलग है। तो इसी तरीके से भक्ति काल में निर्गुण अलग है, सगुण अलग है, कृष्णार्थ से शाखा भक्ति, सूफी सब अलग-अलग हैं। वैसे ही छायावाद एक पूरा कालखंड है, 20 साल के लगभग दौरान में अगर देखो 1838 मान लो, तो इसमें पूरे कालखंड में कोई सांस्कृतिक चेतना की बात कर रहा है, कोई प्रणय लीला से संबंधित प्रेमानुभूति की बात कर रहा है, कोई रहस्य अनुभूति की बात कर रहा है और कोई साहित्य साधना के रूप में ही रचना रचे जा रहा है। लेकिन सबका उद्देश्य ये है कि समाज की सरोकारिता को लेके समाज के हित को व्यापक साध्य जो उनका है वो समाज का हित ही है, बस उसका अलग विषय वस्तु हो सकता है। तो इस प्रकार रचना परिमाण की दृष्टि से ये कालखंड छायावाद का बहुत ही समृद्ध रहा। ये भी स्वीकार किया जाता है कि परिमाण में छायावादी पद्धति की रचनाएं राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा की रचनाओं से ज्यादा नहीं है। इसलिए ये जिज्ञासा स्वाभाविक ही है कि फिर इस काल को हम छायावाद काल कहें, ये कहाँ तक समीचीन है, क्या ये सही है? यदि भी देखिए परिमाण की दृष्टि से देखेंगे तो इन काव्य धाराओं में छायावादी रचनाएं सबसे ज्यादा नहीं है, फिर भी वे निश्चित रूप से इस युग की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि हैं। इस मान्यता के 3 और कारण हैं। पहला तो ये है कि कवित्व की दृष्टि अर्थात अनुभूति की तीव्रता, सूक्ष्मता, अभिव्यंजनशीलता के उत्कर्ष की दृष्टि से ये काव्य राशि सर्वश्रेष्ठ है। दूसरी बात यह है कि छायावादी काव्य में प्राचीन भारतीय परंपरा के जीवन तत्वों का समावेश नहीं हुआ, वरन उसने परवर्ती काव्य के विकास को भी काफी दूर तक प्रभावित किया है। छायावाद उत्तर युग के कवियों के लिए छायावादी काव्य राशि ही प्रतिस्पर्धा और प्रक्रिया का आधार बनी। और तीसरी बात यह है कि छायावादी काव्य में भी अपने युग के जनजीवन की समग्रता की अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। ये काव्य पूर्ण और सर्वांगीण जीवन के उच्चतम आदर्श को व्यक्त करने का प्रयास करता है। कामायनी को इस काव्यधारा की चरम परिणति के रूप में आप देख सकते हैं, इसलिए इस काल को छायावाद काल नाम ही युक्ति संगत लगता है। किसी भी साहित्य धारा को समझने के लिए उसके युग का अध्ययन बहुत जरूरी है। युग की विषमताएं, आकांक्षाएं साहित्यकार के माध्यम से उसके काव्य को स्वरूप तथा आधार प्रदान करती हैं। साहित्य ही नहीं, चिंतक और विचारक भी अपने युग की सीमाओं के भीतर ही कार्यशील होते हैं, क्योंकि उनमें युग की चेतना ही पूंजीभूत और साकार होती है। तो कोई साहित्यकार तो अपने देश की प्राचीन संस्कृति के प्राणवान मूल्यों का अन्वेषण कर उनको नए युग के निर्माण में प्रयोग करता है, और कोई किसी विदेशी चिंतन धारा से प्रभावित होकर नए युग के स्वप्नों को तराशता है। और जो छायावाद युग है, इसकी काव्यधारा को समझने के लिए उस युग के जीवन को भी समझना होगा और उन तत्वों और मूल्यों के स्रोत स्वरूप को भी उस पर भी प्रकाश डालना होगा। कुछ तत्व और मूल्य तो उस युग में ही प्राप्त होते हैं, जैसे स्वाधीनता की भावना, राष्ट्र प्रेम, अहिंसा आदि। यहाँ ये भी देखना है कि जीवन में परिवर्तन के 3 कारण हैं। पहला तो ये कि मनुष्य स्वभाव से ही परिवर्तनशील प्राणी और उसकी सक्रिय चेतना उसे निरंतर एक स्थिति से दूसरी स्थिति की ओर परिचालित करती है। दूसरा है क्रिया प्रतिक्रिया। तीसरा, चिंतन या सृजना की कोई नई लहर। ऐसी अवस्था आ जाने पर उस धारा की प्रतिक्रिया होती है और उसके विरोध में उसके समकक्ष सृजना की एक नई पद्धति की उद्भावना होती है। सांस्कृतिक विकास का जो तीसरा तत्व है वो क्या है? नवीन स्थितियों का प्रभाव। नवीन स्थितियों का जन्म आंतरिक, भौतिक या राजनीतिक विकास पर आधारित हो सकता है। तो सबसे पहले छायावाद युग की साहित्यिक विरासत पर विचार करना उचित होगा। इस युग से पूर्व का काव्य द्विवेदी युगीन व्यापक नैतिकता से आक्रांत था। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने काव्य की सामाजिक उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए साहित्य में सरलता, असलियत और जोश पर बल दिया। इनमें से असलियत वाली बात सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने रीतिकालीन काव्यधारा का विरोध किए बिना साहित्य में सामाजिक जीवन के विविध रूपों और समस्याओं को चित्रित किया। देखिए, भारतेंदु जी के सामने तो बहुत बड़ी चुनौती थी जब उन्होंने शुरुआत में लेखन किया होगा। रीतिकाल जहाँ श्रृंगार प्रियता, दरबारीपन या बहुत ज्यादा काव्य लक्षण ग्रंथों के बारे में, और अचानक टर्न लेना कि खड़ी बोली के बारे में और राष्ट्रीयता, जन जागरण से चीज़ों को लेके करना, तो एक बार बहुत ही ट्रांजिशन का फेज रहा होगा छायावाद से आधुनिक काल का। बाकी फिर आधुनिक काल में आप भारतेंदु द्विवेदी से थोड़े-थोड़े आप अंतराल के बाद देखते चलते हो, तो उतना नहीं एफर्ट लगाना पड़ा जितना इनको रीतिकाल से, जब ये छायावाद में रीतिकाल से जब ये आधुनिक काल में आए होंगे। फिर भी उन्होंने क्या किया?
उन्होंने रीतिकाल का विरोध नहीं किया। बिना विरोध किए साहित्य में सामाजिक जीवन की विविध झांकियों को प्रस्तुत किया। इसका प्रभाव ये हुआ कि साहित्य का पाठ विस्तृत होने लगा। साहित्य में प्राकृतिक जनों के जीवन की स्वीकृति मिलने लगी। इसका एक कारण तो यह है कि इस युग में ब्रज भाषा को ही काव्य भाषा के रूप में देखा जाने लगा। अच्छा, पहले क्या था? पहले ब्रज में ही सब कुछ लिखा जाता था, पद्य हो गद्य हो। लेकिन गद्य के रूप में अब खड़ी बोली आ गया था। लेकिन पद्य का अभी भी स्वीकार रूप यही ब्रज ही चल रहा था। दूसरा कारण ये है कि इस युग में तो भक्ति और श्रृंगार की पुरानी परंपरा का प्रभाव था ही, किंतु उस प्राचीन रंग के साथ साथ भारतेंदु के काव्य में एक नई अदा भी दिखती है जो उसे अपने युग बोध की स्वीकृति से प्राप्त हुई। देखिए, द्विवेदी युग भारतेंदु अलग, छायावासी कैसे अलग है, फिर द्विवेदी कैसे अलग है, आपको ये चीज ध्यान देते चलना है। आधुनिक काव्य के विकास की दिशा एक क्रांतिकारी उपलब्धि का काल है। व्यापक, जैसे कहाँ करुणानिधि केशव सोए जैसी रचनाओं में भारतेंदु अगर अपने जीवन की दुर्दशा को दिखाकर सामाजिक सुधार के लिए केशव को स्मरण करते हैं कि देखो केशव, हमारे यहाँ देश में हमारे क्या हो रहा है। द्विवेदी युग के हरिओध हैं और मैथिली शरण गुप्त हैं, कृष्ण और राम के चरित्र का सहारा लेकर दिखाते हैं एक भगवान देश उद्धार करो। प्रसाद है, निराला है, पंत महादेवी हैं। ये शैव दर्शन, अद्वैत और भक्ति दर्शन, वेदांत और अरविंद दर्शन, निर्गुण निराकार की प्रणयनुभूति, इनको आधार करके अगर सामाजिक चेतना को दिशा देने का प्रयास करते हैं, तो भारतेंदु के केसों ही इन विविध दार्शनिक आध्यात्मिक आस्थाओं के रूप में व्यक्त होते हैं। और जैसे ही आप द्विवेदी युग में आते हो, द्विवेदी युग में रीतकालीन संवेदना का तीव्र विरोध आपको तथा ठोस यथार्थ के चित्रण का प्रबल आग्रह दिखता है। काव्य के लिए नए माध्यम के रूप में खड़ी बोली प्रतिष्ठित दिखता है। ये छायावाद युग की निकटतम पूर्व स्थिति है, क्योंकि जस्ट इसके बाद आप देखो छायावाद आ जाता है। अब यहाँ पे जो बड़े रचनाकारों में है, हरिओध जी हैं, मैथिली शरण गुप्त जी हैं, इनकी रचनाओं में आपको द्विवेदी युगीन चेतना मुखर दिखती है। जैसे साकेत में देखिए, साकेत की चेतना तो द्विवेदी युगीन जो भावबोध है उसका अतिक्रमण करती दिखती है। छायावादी काव्य में न केवल आपको द्विवेदी युगीन इतिवृत्तात्मकता का विरोध दिखता है, बल्कि उसकी जो स्थूल और सरल पदावली उसकी भी प्रतिक्रिया हुई है। और जो यहाँ पे कविता है वो अंतर जगत की ओर उन्मुख होकर सूक्ष्म वक्र तथा सांकेतिक पदावली में अवतरित हुआ है। द्विवेदी युग ने रीतिकालीन श्रृंगार भावना का तीव्र विरोध किया है कि जो श्रृंगारिक भावना है वो सही नहीं है, उसको नहीं, क्योंकि हमारा साहित्य क्या है, समाज से जुड़ा होना चाहिए। तो समाज से जुड़ा होना चाहिए तो समाज के बारे में इसमें होना चाहिए। किंतु इसकी जो प्रक्रिया छायावाद युग में लक्षित हुई है उसमें रीतिकालीन श्रृंगार भावना के सूक्ष्म तथा स्थूल दोनों रूपों की नवीन स्वीकृति मिलती है। तो देखिए, समूचे कालखंड में ऐसा तो नहीं है कि आप विरोध ही करते चले जाओ। विरोध के स्थान पे कोई अस्थायी समाधान भी देना चाहिए। और समय के साथ देखिए साहित्य बेसिकली ये तो नहीं है सिर्फ उद्देश्य देने के लिए बना था। साहित्य में मनोरंजन भी है, प्रेम भी है, सौंदर्य भी है, कुछ उद्देश्य भी है। और किसी एक चीज पे झुकाव ठीक नहीं है। जैसे जब आप रीतिकाल में जाते हो तो पूरे दरबारीपन पे, पूरी श्रृंगारिकता पे, हास विलास पे, लोगों की आवाज है ही नहीं, तो ये भी साहित्य फिर निष्क्रिय है। क्योंकि हमारे आधुनिक काल के कई कवियों ने कहा है, अगर सामाजिक उपयोगिता की दृष्टि से देखो कि कोई चीज अगर उसमें मिलता ही नहीं तो फिर साहित्य किस काम का। वो जनता क्यों पढ़ेगा, अपना समय क्यों बर्बाद करे, कुछ तो मिलना चाहिए। तो व्यापक व्यापक दृष्टि से देखने पर ये पता चलता है कि जो छायावाद युग है वो भारत के लिए एक अस्मिता की खोज का युग है। बहुत बड़ी बात है, अस्मिता की खोज का युग कहा है। हम सदियों की गुलामी झेल रहे हैं और झेलते झेलते आत्म केंद्रित हो गए, दूसरे के बारे में सोचते ही नहीं, रूढ़िग्रस्त हो गए हैं। और जब ये पाश्चात्य यानी जो वेस्टर्न या जो अंग्रेज थे, ये साम्राज्यवादी जब ये आते हैं हमारे यहाँ पे तो एक विराट तूफान पैदा कर देते हैं। अब क्या है, हमारी जो रूढ़ियां हैं उनमें सुप्त देश की आत्मा पूरी शक्ति और उद्वेलन से जगी। पाषाण ढंग की शिक्षा जब लोगों ने लिया, जो बुद्धिजीवी हैं जब सोचने पे मजबूर हुए, तब उनके दिमाग में आया कि ये तो हमारे साथ बहुत जाती हो रहा है। इसका एक कारण और भी था, यहाँ पे ईसाई धर्म को इलाके प्रचार करने लगे। इन्होंने दिखाया कि आपका जो धर्म है वो निष्क्रिय है, किसी काम का नहीं, हमारे ईसाई धर्म को अपनाओ, बहुत सक्रिय धर्म है। और जब यहाँ के लोगों से छेड़छाड़ करने लगे, यहाँ के कल्चर से, इनके धर्म से करने लगे, तो फिर धर्म के नाम पे तो कोई चुप बैठने वाला था नहीं। ये तो कुछ इनका ये हुआ कि धार्मिक प्रचार प्रसार। सेम चीज इन्होंने राजनीतिक स्तर पे किया। राजनीतिक स्तर पे दास्तां के साथ साथ सांस्कृतिक अतिक्रमण भी शुरू किया। इसका ये परिणाम हुआ कि भारतीय पुनर्जागरण का व्यापक आंदोलन देखने को मिला।
जिसके जन्मदाता के रूप में राजा राम मोहन राय, दयानंद, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, गोपाल कृष्ण गोखले हैं, तिलक हैं, गांधी जी हैं। इन सभी महापुरुषों ने देश की अतीत परंपरा से मूल्यवान तत्वों को खोज कर ये अपने भारतीयों को बताया कि हम लोगों को जागना होगा। हमारा भारत तो एक स्वर्णमयी भारत था और इसको हाशिए पे ले जाने का काम इन लोगों ने किया। ये अपने धर्म को, ईसाई धर्म को हम लोगों के मन में ला के डालना चाहते हैं और उसको हमारे धर्म से श्रेष्ठ बताते हैं, हमारे धर्म को हेय बताते हैं। जबकि जब हम अपने यहाँ पे जब हम उसमें व्यवस्थाओं में जाते हैं, हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था था, हमारे यहाँ उपनिषद था, वेद था, गीता था, वेदांत था, सब कुछ था। हमारा दार्शनिक स्तर पे देखें तो हमारा भारत तो बहुत समृद्ध रहा है। चाहे वो व्यक्तिगत रूप से कवियों की आस्था प्रचार करने में हो या ना हो, लेकिन इनका एक दायित्व था। तो बहुत ही ऐसा दौर था कि इसमें अपने अस्तित्व के साथ जो है लोगों को ये एहसास दिलाना था कि हम भारतीय हैं। इसलिए ज्ञात हो या अज्ञात, आप जब महादेवी वर्मा को पढ़ते हैं, रहस्यवाद की भावना, या पंत को पढ़ते हैं, या प्रसाद को ले चल भुलावा देकर, मेरे नाविक धीरे धीरे, या जब प्रसाद जी अपने स्कंद गुप्त चंद्रगुप्त नाटक में कार्नेलिया जैसे पात्रों को रच कर ये बताना चाहते हैं कि जो विदेशी पात्र भी आते हैं भारत के, वो अपने यहाँ होके रह जाते हैं, उन्हें भारत देश से प्रेम हो जाता है। ये क्यों इन्होंने कहा? इसके माध्यम से इस नाट्य को रचकर इन्होंने ये दिखाया कि देखो, भारत भूमि ऐसी भूमि है जिसे कोई भी लगाव कर सकता है, फिर दूसरे का धर्म हम क्यों अपनाएं? गांधीवाद से प्रेरित उस समय 1915 में गांधी जी का आगमन हुआ। लगातार आंदोलनों का दौर चलता रहा और इस आंदोलन से आप छायावाद युग पे देखोगे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा। और वही समझिए कि 1880 में प्रेमचंद जी का जन्म हुआ और 36 में उनका निधन हो गया। 1918 में इनका सेवा सदन आया। सेवा सदन के बाद लगातार इनकी रचनाएं आती गई। सेवा सदन, कर्मभूमि, कायाकल्प, रंगभूमि, गबन है, फिर गोदान तो 36 का है। जितने भी उपन्यास हैं उनमें उतनी मुखर अभिव्यक्ति हर एक सामाजिक चिंतन को लिया। तो इस कालखंड में तो पूरे छायावाद में तो प्रेमचंद जी भी छाए रहे। बाकी चारों छायावाद के स्तंभ रहे, प्रसाद रहे, पंत रहे, निराला रहे, महादेवी वर्मा रहे। तो इन लोगों पे तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई थी। इसलिए गांधीवाद से प्रभावित कवियों की तो पूरी एक कतार ही उभर कर आएगी। और सांस्कृतिक दृष्टि से छायावादियों, उसमें यथार्थ भी है, सच्चाई भी है और समय के साथ संभावना भी विद्यमान है। सदियों से जो रूढ़िग्रस्त भारत है, उसने जब एकाएक अपने आप को वैज्ञानिक समृद्धि से पूर्णतः पाश्चात्य सभ्यता के सम्मुख खड़ा पाया, तो उसे अपने और युग के बीच उसे गहरी खाई का एहसास हुआ कि हम तो रसातल में चले जाएंगे, हम कहाँ खड़े हैं, ये लोग हमें कितना सप्रेश कर रहे हैं। ध्यान देने की बात यह है कि भारत में अब जो है ये समय था विज्ञान और यंत्रों का विकास। अंग्रेजों ने ये अपने लिए किया, प्रेस की स्थापना की, रेलवे का जाल बिछाया, ये जो भी आधुनिकीकरण चीज़ों का कर रहे थे इस्तेमाल, वो अपने लिए कर रहे थे। फोर्ट विलियम कॉलेज वगैरह बाद में आ गया। यहाँ तक कि ब्रिटिशर्स कॉलोनी में जो 3 इन्होंने वो कर रखा था, क्या नाम है इनका, कलकत्ता हो गया, मद्रास प्रेसिडेंसी हो गया, बॉम्बे प्रेसिडेंसी हो गया। इन लोगों ने इसको सत्ता का केंद्र बनाया था। यहाँ पे बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटीज़ खुली उस समय की, हाई क्लास यूनिवर्सिटी, उसमें इंडियन भी पढ़े, वहाँ के भी पढ़े, अपने यहाँ के एलीट इंडियन पढ़े। अब जो एलीट इंडियन पढ़े तो उनको लगा कि यार हमको तो ये चीज़ें पता ही नहीं थी। तो ये जब उन लोगों की जब जब आप चीज़ों को पढ़ते हो, जब आप समझते हो, जब समझदारी आपको आ जाती है, तब आपके अंदर एक अकुलाहट होता है ब्रह्म राक्षस की भांति। जैसे आपने मुक्तिबोध को पढ़ा होगा तो। मुक्तिबोध क्या कहता है कि हमारे अंदर विद्या वैभव सब कुछ था और हम नहीं दे पाए, तो वो ब्रह्म राक्षस के समान है। वो विद्या अपने मन में रह के वो करके हम एकदम छटपटा के रह गए। हमारे यहाँ के जो भी साहित्यकार हुए, इनके अंदर एक छटपटाहट आया कि ये हमारे भारतीय विकास का साधन बनकर नहीं, ये लोग तो वर्ण शोषण कर रहे हैं, साम्राज्यवाद का एक नया शोषण। और इसको तो हमें आवाज उठाना पड़ेगा, बुलंद करना पड़ेगा, चाहे साहित्यिक रचनाओं के माध्यम से। तो ये देश में संचार व्यवस्था हो, यातायात हो, यांत्रिकता हो, नई शिक्षा पद्धति हो, उसकी स्थापना से राष्ट्रीय जीवन एक नई आशा और साथ के साथ जब बढ़ा, तो जो तनाव का अनुभव हुआ, उसकी स्थिति को सुधारने के लिए ही हमारे छायावादी न्यूगीन जो रचनाकार थे, जो राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि आते हैं, उन्होंने राष्ट्रीयता से ओतप्रोत कविताएं लिखी, रचनाएं लिखी। इसके केंद्र में क्या था? बांग्ला साहित्य का आप नाम सुनते हो। बांग्ला साहित्य से अपना जो हिंदी साहित्य है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित रहा। अब ये लगेगा आपको कि हिंदी साहित्य क्यों ही अपने आप में उभार में नहीं आया, तो उसका एक सबसे बड़ा कारण था कि जो ब्रिटिशर्स थे,
सबसे ज़्यादा समृद्ध कोलकाता हुआ करता था, तो ज़्यादातर जो बुद्धिजीवी थे वहाँ थे। उनके साहित्य भी समृद्ध होते गए। धीरे-धीरे अपना जो साहित्य है, समूचा साहित्य बहुत ज़्यादा बांग्ला साहित्य से प्रभावित है और बांग्ला साहित्य पाश्चात्य साहित्य से। नवीन शिक्षा पद्धति, अंग्रेजी के प्रभाव और अंग्रेजी से प्रभावित बांग्ला साहित्य के संपर्क ने व्यक्तिवादी भावना को जगाया, जिससे ये हुआ कि व्यक्ति ही अहम है। पहले ये होता था ना, समाज को ध्यान में, हर एक चीज़ समाज के लिए होता था। व्यक्ति की खुद की महत्व नहीं है। जैसे आप होरी को देखो, होरी का है कि वो हर एक चीज़ जाति मर्जात को लेके चलता है। उसका खुद का जीवन कितना निकृष्ट हो जाए उससे कोई मतलब नहीं है। तो व्यक्ति को पहली बार महत्व देने का काम भी छायावाद में किया गया। और अब ये देखिए, लगातार व्यक्ति को केंद्र में रख के ही सारी चीजें लिखी जाएंगी। आगे की जितनी भी रचनाएं पढ़ेंगे उसमें व्यक्ति केंद्र में है, समाज केंद्र में नहीं है। जो कुछ भी इससे उद्दीप्त आयाम के विरोध में आया उसे अस्वीकार करने का, उसका विरोध करने की कोशिश हुई। इसलिए एक ओर तो इस युग के काव्य में द्विवेदी युगीन नैतिकता और स्थूलता की प्रतिक्रिया दिखाई देती है, तो दूसरी ओर आपको विदेशी दासता के प्रति विद्रोह का स्वर भी दिखता है। एग्जाम्पल के तौर पे राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवियों ने विदेशी शासन के विरोध किए और जनता में आत्मविश्वास की भावना को जगाया। ये विद्रोह छायावादी कवियों में भी दिखता है। उन्होंने विषय, भाव, भाषा, छंद, इन मूल्यों की प्रतिष्ठा का प्रयास किया, किंतु प्रेम और मस्ती के जो कवि थे उनमें ये विद्रोह भावना आपको नहीं दिखती। इस विद्रोह को केवल द्विवेदी युग की प्रक्रिया में नहीं देख सकते। इस मूल में तत्कालीन राजनीतिक सामाजिक कारण यही है। नई शिक्षा ने तो लोगों के लिए अनंत संभावनाओं के द्वार खोले। जब तक आपको अंधकार में रखा गया, आपको क्या पता आपका शोषण हो रहा है। ये तो तभी पता चलेगा ना, जब आप शिक्षित होंगे, जब आप अपने अधिकारों से परिचित हो पाएंगे। जब ये लोग परिचित हो पाए तो असफलता और कुंठा उत्पन्न हुई, विक्षोभ हुआ, क्रांति का आह्वान हुआ, कभी कभी घोर व्यक्तिवादिता के स्वर भी मुखर हुए। ये सभी छायावादी कवियों की आरंभिक रचनाओं में निराशा और कुंठा का स्वर दिखता है। यहाँ तक कि जो राष्ट्रीय सांस्कृतिक आंदोलन में भाग लेने वाले कवि थे वो भी अछूते नहीं है, वो भी गुस्से के भाव से ही लिखते थे। किंतु छायावादी कवियों का जो क्षेत्र था वो व्यापक था। वे पुनर्जागरण से गंभीर रूप में प्रभावित थे और इसलिए एकदम से ही नया पलायन, मादकता, निराशा का नहीं, व्यक्ति जाति और मानव मात्र के जीवन को भावात्मक पक्ष के साथ उभारा। ये तो आपको जितना भी बता रहे हैं, ये तो छायावाद के संपूर्ण मतलब एक परिचय दे रहे हैं संक्षेप में। छायावाद युग ने भारतीय जीवन के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये भारत के लिए आधुनिकीकरण का युग है, किंतु ये प्रक्रिया उसकी आंतरिक शक्ति से उद्भूत ना होकर विदेशी शासन के परिणाम स्वरूप आया है। विदेशी शासन ने आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को बहुत जटिल बना दिया। वैसे उसका एक आयाम और भी है कि देश के पुनर्जागरण से जोड़कर उसके अतीत साहित्यिक, धार्मिक, दार्शनिक आदि परंपराओं को रूपायित भी किया। तो इसमें द्विवेदी युगीन तीव्रतात्मकता के विरुद्ध सूक्ष्म भावनाओं की प्रतिष्ठा, तत्कालीन रूढ़ियों और ईसाई धर्म प्रचारकों के आक्षेपों के विरुद्ध अतीत भारत के प्राणवान मूल्यों की प्रतिष्ठा हुई। इस युग की किसी काव्य धारा में एक प्रयास आपको नहीं दिखता, किसी में एक प्रयास तो किसी में दूसरा प्रयास। तो छायावादी काव्य में तीनों का संयुक्त समन्वित रूप से निर्वाह देखने को मिलता है। ये तो आपको बहुत संक्षेप में हमने ये बताया कि द्विवेदी युग, छायावादी युग है क्या। अब यहाँ से आपको वास्तव में काव्यधारा एक-एक करके पढ़ना है। हर एक काव्यधारा में जो प्रमुख रचनाएँ हैं, रचनाकार हैं, उन्हें पढ़ना है और इस तरीके से ये कालखंड खत्म होने के बाद लास्ट में आपको गद्य साहित्य होगा। इस क्रम से इसको पढ़ना है। मुझे उम्मीद है कि इतना तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब यहाँ देखिए, काव्यधारा के तहत राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता जो है ये शुरू हो जाता है। विविध काल भारतीय जीवन के लिए विषम संघर्ष का काल था, यानी राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता के तहत हम देखेंगे तो विवेक काल जो है ये क्या है, ये भारतीय जीवन के लिए विषम संघर्ष का समय है। देश में ऐसे साम्राज्यवादियों के चंगुल में फंसा हुआ था जिनकी शासन पद्धति प्राचीन काल के विदेशियों से मुख्यतः अलग थी। अंग्रेजों से पहले जितने भी, एक चीज आपको ये समझना है कि राष्ट्रीय सांस्कृतिक जो कविता है उसके केंद्र में पहले ये आपको बता रहे हैं कि हमारे यहाँ पे तो ऐसा तो है नहीं कि ब्रिटिशर्स पहली बार हमला करके भारत में आके अपनी सत्ता को अस्थायी रूप में काबिज किए थे। आने के लिए तो ये पहले से भी लोग आते थे, यहाँ पे विदेशी आक्रमणकारी आते थे। और आते थे तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि ये जो भी आते थे ये लूट मार करके वापस चले जाते थे। यही हमको यहाँ समझना है कि जो भी आते थे लूट मार करके वो वापस चले जाते थे या देश में कि यहीं के होके रह जाते थे। निसंदेह वे अपने वर्ग या धन पर आस्था रखने वालों को ज़्यादा सुविधाएं देते थे और दूसरे धर्मों के लोगों को वैसी समानता का अधिकार नहीं देते थे। फिर भी वे इस देश में रहते हुए किसी दूसरे देश के हित की बात नहीं सोचते थे। लेकिन ये जब से अंग्रेज आए यहाँ पे
अंग्रेज शासकों ने यहाँ रहते हुए भी यहाँ के निवासी नहीं हुए। उनका उद्देश्य था कि इस देश का हमें शोषण करना है, करके अपने देश के बढ़ाना है। इसलिए उनके प्रति आक्रोश होना स्वाभाविक था। यानी आप यहीं पे रहते हो, यहीं पे देते भारत के लोगों को, तो लोगों ने आपके विरोध में कभी आक्रमण करना ही नहीं था, मतलब क्रांति भी नहीं करना था। पहले भी हमें सल्तनत कालीन, मुगल कालीन लोगों ने एक तरीके से आया, पूरा सत्ता काबिज किया, काफ़ी समय तक रहे, भारत को गुलाम भी किए, पर उनकी गुलामी चुभती नहीं थी, क्योंकि वो यहाँ के होके रह जाते थे कुछ हद तक। पर ये ब्रिटिशर्स जब आए, ये यहाँ के नहीं हुए। इससे क्या हुआ कि धीरे-धीरे लोगों के अंदर आक्रोश बढ़ता गया, स्वाधीनता संग्राम के रूप में फूट पड़ा और फिर महात्मा गांधी के नेतृत्व में आज़ादी का संघर्ष एक नए रूप में हो गया। अहिंसा और सत्य पर आधारित आशय योग के रूप में हमारे सामने आया। इस युग के राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य में दो भावनाएं आपको पूरी शक्ति के साथ दिखेंगी। एक ओर तो कवियों ने भारत की आंतरिक विसंगतियों और विषमताओं को दूर करने के लिए देश का आह्वान किया, और दूसरी ओर जनता को विदेशी शासन से मुक्ति पाने के लिए स्वाधीनता संग्राम में कूद पड़ने की प्रेरणा दी। अब इनमें आप देखो, माखनलाल चतुर्वेदी, रामनरेश त्रिपाठी, बालकृष्ण शर्मा, नवीन, सुभद्रा कुमारी चौहान, इन लोगों ने केवल राष्ट्र प्रेम को ही मुखरित नहीं किया, उन्होंने स्वयं देश की आज़ादी की लड़ाई में खुद उतरा, यानी भाग लिया। फलस्वरूप उनकी देश प्रेम की कविताओं में वो सच्चाई दिखती है। जैसे आप, ये बहुत प्रसिद्ध कविता है माखनलाल चतुर्वेदी का, कैदी और कोकिला। ये जो है कविता जो है, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये अनुभूति का एक उच्चतर एवं लोक सामान्य भावभूमि के स्तर पर ये प्रयास दिखता है, जिनमें जैसे ये कविता है, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियां क्यों ये ब्रिटिश राज का गहना, कोल्हू का चरक छू जीवन की तान, मिट्टी पर लिखी अंगुलियों ने क्या गान, होमोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। तो यहाँ पे जब इन लोगों ने हमारे यहाँ के लोगों को जंजीरों का एक मतलब जंजीरों में बांध दिया, तो हमारे जो राष्ट्र चेतना से उत्प्रोत कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी, कैदी कोकिला में लिखते हैं, ये तो जंजीरों का गहना है। यानी तुम हम सोच रहे हो कि हम भारतीयों के विचारों को कैद कर लोगे, तुम ये जो जंजीर में बनाए हो, हम तो इसको गहना समझ के पहन लिए, और जो तुम कोल्हू से हमको चीज़ों को पिरवा रहे हो, तो हम जीवन की तान सुन रहे हैं इसमें। हमारी जो उँगलियाँ हैं, जो भले ही कटे जा रही हैं, लेकिन हम ये समझ रहे हैं कि मिट्टी पर लिखी उँगलियों का गान है। और जब इस तरीके से कविता में ऐसी-ऐसी आवाज़ें गूँजी ना, तो खुद सत्ता पे जो बैठे लोग हैं, उनके ऊपर जूँ खुद ही रेंगना शुरू किया कि हम इनको जंजीर पहना रहे हैं, इसको जंजीरों को ये गहना कह रहे हैं। इनको कोल्हू से आप चीज़ों को पिसवा रहे हैं, तो ये कहते हैं वो जीवन के तान है, संगीत है। अब क्या करवाएँ इनसे? क्योंकि कोई व्यक्ति आपके शरीर पर जो है कब्जा कर सकता है, आपके मन पे कब्जा कर ले, वो बहुत बड़ी बात है, वो चुनौती वाली बात है। तो ब्रिटिशर्स हमें चाहे जितना गुलाम कर लें, पराधीन कर लें, पर हमारे जो बौद्धिक, मानसिक चेतन से जागरूक जो प्राणी थे, उनकी बुद्धि को वो कभी भी, उनकी चेतना को कब्जे में नहीं कर पाए, जो उनके लिए सबसे बड़ा हार था। इन पंक्तियों में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरोधी किसी भी ऐसे व्यक्ति की आवाज़ आप सुन सकते हो, जिसे आज़ादी के लिए संघर्ष करने के जुर्म में कैद किया गया हो। इस काल में देश के सर्वमान्य नेता थे महात्मा गांधी। इसलिए स्वाभाविक है कि आज़ादी के भावों से भरी कविता में गांधी दर्शन का गंभीर प्रभाव दिखता है। स्वाधीनता संग्राम के प्रेरक मूल्य थे सत्य और अहिंसा। इनके साथ ही गांधी दर्शन में भी आपको सामान्य जनता की समूह शक्ति के उपयोग का प्रयास दिखता है। युगों से शोषित भारतीय जनता को विज्ञान से प्राप्त नए साधनों से युक्त ब्रिटिश साम्राज्यवादियों के साथ संघर्ष के लिए प्रेरित करना कोई आसान काम नहीं था। जनमानस में जागरण और संघर्ष के भावों का संचार करने के लिए कवियों ने जनता को मुख्य रूप से ये बताया कि प्रत्येक व्यक्ति असीम अक्षय शक्ति का स्रोत है। आवश्यकता इस बात की है कि वो इसे पहचाने और आत्मविश्वास के साथ संघर्ष के लिए तैयार हो जाए। नवीन ने इन पंक्तियों में चिरदोहित और भिखमंगे भारत को जगाने का प्रयास किया। वो भिखमंगे, अरे पराजितो मलमूम, अरे चिरदोहित तू अखंड भंडार शक्ति का जागरे, अरे निद्र सम्मोहित निद्रा में, प्राणों को तड़पाने वाली हुंकारों से जलथल भर दे, अंगारों के अंबारों में अपना ही ज्वलित पलीता धर दे। जनता में आत्मविश्वास का संचार करने का दूसरा उपाय क्या था? लोगों को जगाना था, एक आक्रोश भी लाना था। तो राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के कवियों ने अतीत की गरिमाओं को याद दिलाया, उसका सजीव चित्रण किया कि जो आज तुम देख रहे हो ना, तुम पराधीन समझते हो, दरअसल तुम हो नहीं। याद करो उन दिनों को, प्राचीन वैदिक परंपरा को। और बहुत से कारण,
हमारे मूल भारतीय जीवन दृष्टि में दुराग्रह का भाव, जिसके कारण वो युगानुरूप अपनी सांस्कृतिक परंपराओं का संशोधन परिवर्धन। हमारे यहाँ बड़े पैमाने पर धर्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, स्वामी रामतीर्थ, अरविंद, महात्मा गांधी, ये सभी तो रहे ही हैं। खोजो अपने अंदर की हमारे यहाँ पे कौन रहे हैं। तो इस तरीके से जो प्राचीन भारतीय परंपरा में उन मूल्यों की खोज का प्रयास जो आज के युग जीवन के लिए भी सार्थक और उपयोगी हो। छायावादी कवियों ने इस दिशा में एक व्यापक प्रक्रिया को अपनाया, जिसकी चर्चा आगे की जाएगी। और राष्ट्रीय कवियों ने रामकृष्ण, भीम, अर्जुन, हरिश्चंद्र, सियाराम शरण गुप्त की बापू कविता की ये पंक्तियां हैं। प्राप्ति से दूर के अतल से सत्य हरिश्चंद्र की अटलता, लब्धि से ताराग्राह मंडल से श्री प्रहलाद की अनंत भक्ति समुज्वलता, क्रुद्ध कुरुक्षेत्र के समर में साधा है काम ज्ञान कर्म योग इसने, पुण्यरत पांच जन्य स्वर में जीवन का पाया है अमर योग इसने। निराला ने भी दिल्ली कविता में देश के अतीत गौरव के साथ वर्तमान दुर्दशा का चित्रण किया है। ये दिल्ली कविता है किसकी? निराला जी की। कहते हैं कि क्या ये वही देश है, भीमार्जुन आदि का कीर्ति क्षेत्र वाला, चिरकुमार भीष्म की पताका ब्रह्मचर्य दीप्त वाला वृत्ति है आज भी जहाँ के वायुमंडल में, उज्ज्वल अधीर और चिरनवीन श्रीमुख से कृष्ण के सुना था जहाँ भारत ने गीता गीत सिंहनाथ मरमवाड़ी जीवन संग्राम की सार्थक समन्वय ज्ञान कर्म भक्ति योग की। इस प्रकार इन कवियों ने वर्तमान को अतीत से जोड़कर वर्तमान में उत्साह और महानता का उद्बोध करने का प्रयास किया। इस संदर्भ में कवियों का ध्यान उन्हीं कर्म, ज्ञान, निष्ठा, सत्य, साधना, शिष्टता आदि मूल्यों की ओर गया जो समकालीन जीवन के लिए भी आदर्श बन सके। इस प्रकार ये जीवंत अतीत की खोज का प्रयास था, जिनमें साधक, चिंतक, कवि ये लोग मिलकर योगदान देने वाले थे। किंतु ये कवि केवल अतीत में ही रमकर नहीं रहे, अपने युग की विविध विषमताओं, आकांक्षाओं के प्रति भी सजग रहे। ये तो ठीक है, प्राचीन महापुरुषों के चरित्र का ज्ञान और अतीत की जीवंत शाश्वत मूल्यों की प्रतिष्ठा, किंतु इतना ही पर्याप्त नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि व्यक्ति दीन दुखियों की सेवा करे, उनका कल्याण करे, उन्हें सुखी बनाए। इसलिए जो ईश्वर भक्ति करना चाहता है उसका प्रधान कर्तव्य है कि वह दलित और शोषित वर्ग के उद्धार के लिए साधना करे। जो प्रवृत्ति भारतेंदु की प्रसिद्ध पंक्ति कहाँ करुणानिधि केशव सोए में मिलता, वही विवेक युग में और भी मिलना चाहिए। आध्यात्मिकता और सामाजिकता का समन्वय जीवन के चतुर्दिक विकास के लिए जरूरी है। रामनरेश त्रिपाठी जी ने इस सत्य की बड़ी मार्मिकता के साथ यहाँ प्रतिवेदन किया है कि मेरे लिए खड़ा था दुखियों के द्वार पर तो, मैं बाट जोहता था तेरी किसी चमन में, बनकर किसी के आंसू मेरे लिए बहा तू, मैं देखता तुझे था माशूक के बदन में। तो खासियत ये है कि आलोच्य धारा की कई रचनाओं में प्रत्यक्ष रूप से देश की स्वाधीनता की मांग का, होम रूल का समर्थन, हमारा देश किसी और का अधिकार नहीं छीनना चाहता, हम तो केवल स्वराज की बात करते, अपने देश के वर्तमान और भविष्य की बात करते, ये सभी चीजें स्वर मुखर हुई थी। रामनरेश त्रिपाठी की रचना के बारे में ये पंक्ति है। करेंगे क्या लेकर अपवर्ग, हमारा भारत ही सुख स्वर्ग है, नहीं है किसी लक्ष्य पर ध्यान, चाहिए केवल स्वतः समान, इसे तज कर क्या तरु निर्मूल करूंगा, लेकर किसुंग पुल, प्रकृत पुरुषों का जीवन मूल, चाहिए केवल घर का सूल। इस तरह की रचनाओं में कवित्व की अपेक्षा उपदेश का भाव ज्यादा लगता है। वस्तुतः जब भी कविता किसी सामाजिक मांग को, चाहे वो स्वराज की मांग को हो, लेकर चलती हो, तो उसके कवित्व की प्रायः हानि होती है। एक तो यह खड़ी बोली काव्य की आरंभिक अवस्था थी और तब तो भाषा का पूर्ण विकास हो भी नहीं पाया था, और दूसरी ओर कवियों की चेतना कविता या कवि कर्म में केंद्रित ना होकर राष्ट्रीय आकांक्षा में केंद्रित था। इसलिए इस प्रकार की रचनाओं का महत्व केवल इनकी राष्ट्रीय चेतना के कारण ही है। इस संदर्भ में ये उल्लेखनीय है कि स्वाधीनता आंदोलन के दो महत्वपूर्ण मूल्य, उनमें कौन से मूल्य हैं? आशयोग और आत्म बलिदान। इनके प्रभाव स्वरूप इस धारा की अनेक रचनाओं में जनता को सरकार से असहयोग करने के लिए प्रेरित किया गया है। सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा असहयोग और बलिदान की प्रेरणा देते हुए पंक्तियां हैं। विजयनी माँ के वीर सुपुत्र, पाप से असहयोग ले ठान, गूंजो डाले स्वराज की थान, और सब हो जावे बलिदान। बालकृष्ण शर्मा नवीन, इन्होंने भी देश के युवकों को स्वतंत्रता की बलवेदी पर मिटने के लिए आह्वान किया और कहा, है बलिवेदी सखे प्रज्वलित, मांग रही ईंधन क्षण क्षण, आओ युवक लगा दो तुम अपने यौवन का ईंधन, भस्मासात हो जाने दो ये प्रबल उमंगे जीवन की, अरे सुलगने दो बलवेदी चढ़ने दो बलि जीवन की। थी ये पंक्तियां हैं नवीन जी की। ये पंक्तियों में ही कितना ज़्यादा मतलब है कि एक लोगों को
राष्ट्रीय जो चेतना की प्रति जागृत करने की बात है वो है। युवाओं को संबोधन किया गया कि लगा दो तुम अपने यौवन को ईंधन की तरह। और कहीं कहीं तो क्रांति और ध्वंस के स्वर भी दिखने को मिलते हैं, जैसे नवीन जी की रचना है कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ उथल पुथल मच जाए। निराला की आवन कविता है, एक बार बस और नाच तू श्यामा, सामान सभी तैयार है, कितने ही असुर चाहिए कितने तुझको हार, कर मेखला मुंड मालाओं से बन बन अभिरामा, एक बार बस और नाच तू श्यामा, भैरवी मेरी तेरी झंझा, तभी बजेगी मृत्यु लड़ाएंगी जब तू पंजा, लड़ेंगी खंजा और तू कफ्फर, उसमें रुधिर भरूंगा माँ मैं अपनी अंजलि भर भर। किंतु ये भाव विरल ही मिलता है, प्रधानता आशयोग और आत्म बलिदान के भाव में देखने को मिलता है। निराला ने भारत माता का चित्र इन पंक्तियों में व्यक्त किया है। भारती जय विजय करे, कनक सस श्याम कमल करे, लंका पतदल सतदल, गरजो तामी सागर चल, धोता सुचि चरण धवल, स्तव गर्भो अर्थ भरे। इस प्रकार की रचनाओं के द्वारा कवियों ने जनता में देश के प्रति प्रेम और भक्ति की भावनाएं उत्पन्न करने का प्रयास किया। जिस देश ने हमें जीवन दिया, जिसकी धूल में पलकर हम बड़े हुए, क्या हम उसके दुखों की उपेक्षा करके जीवन को सार्थक कर सकते हैं? स्पष्ट है कि स्वतंत्रता के संघर्ष काल में प्रत्येक भारतवासी का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य क्या था? देश की स्वाधीनता के लिए साधना करना। इस युग के प्राय सभी कवियों ने देश की अतीत गौरव के प्रति अटूट श्रद्धा तो व्यक्त की ही है, साथ ही उनका ये दृढ़ विश्वास भी है कि शीघ्र ही देश पराधीनता और अत्याचार के दमन चक्र से मुक्त होगा और फिर से एक नई विराट और भव्य सामाजिक व्यवस्था का उदय होगा। काव्य मूल्यों की दृष्टि से राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य को स्पष्ट रूप से दो वर्गों में रखा जा सकता है। पहले वर्ग में तो वे रचनाएं आती हैं जो अपने युग धर्म के साथ संबंध होने के कारण ही सार्थक हैं। ऐसी रचनाएं प्राय वे हैं जो इस युग के विशिष्ट आंदोलनों या तात्कालिक उद्देश्यों को ध्यान में रखकर लिखी गई हैं। दूसरे वर्ग में वे रचनाएं आती हैं जो अपने युग के लिए तो सार्थक हैं, साथ ही उनमें युग निरपेक्ष उत्कर्ष की स्थिति भी दिखाई गई है। इन रचनाओं में केवल तात्कालिक सामाजिक राजनीतिक उद्देश्य या अभिव्यक्त नहीं हुआ है, अपितु उनमें मानव जीवन की यह शक्ति प्रदान करने वाली साम्य साधना न्याय स्वाधीनता ये सभी भी हैं। अब यहाँ से आपका शुरू होगा जो राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कौन कौन से प्रमुख कवि रहे हैं, है ना। राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के जितने भी प्रमुख कवि आते हैं, माखनलाल चतुर्वेदी का नाम सबसे पहले दिया है, फिर सियाराम शरण गुप्त जी हैं, फिर बालकृष्ण शर्मा नवीन जी हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान हैं, फिर इसके बाद अन्य कवि में सियाराम जी हैं। और देखिए यहाँ पे क्रम से आप अन्य कवियों में भी कुछ कवियों का नाम है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सारे जितने भी लोगों का नाम दिया है ये राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवियों के नाम है। चलिए इसी में हम करा देते हैं, थोड़ा वीडियो लेंदी होगा बट कोई बात नहीं, आप एक वीडियो में कंप्लीट छायावाद में राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा को खत्म कर लेंगे, परिचय भी इसी में है। देखिए राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के प्रमुख कवियों में पहली बात तो माखनलाल चतुर्वेदी जी का नाम देखें तो माखनलाल चतुर्वेदी जी जो हैं इनका समय वही बताया गया 1889 से लगभग बताया गया है। समय इनका शुरू हो जाता है 1968 तक जाता है। और इनका जन्म कहाँ पे हुआ माखनलाल जी का? मध्य प्रदेश के जिला होशंगाबाद के गांव बबई में, बबई गांव है। इनके पिता गांव के स्कूल में अध्यापक हुआ करते थे, इसलिए इनकी आरंभिक शिक्षा भी वहीं हुई बम्बई में। एक सजग, संवेदनशील और उत्साही व्यक्ति थे और आराम से ही देश की देश दशा के प्रति मतलब ये बहुत ही जागरूक थे। इन पर ये कहा जाता है कि जो प्रभाव पड़ा वो सैयद अमीर अली मीर, स्वामी रामातीर्थ और माधवराव शप्रे, इनका विशेष प्रभाव था। अमीर अली का, रामतीर्थ का, माधवराव शप्रे का। वैष्णव संस्कार तो इन्हें अपने परिवार से मिला था। अपने जीवन का आरंभ इन्होंने एक अध्यापक के रूप में किया, किंतु ये पत्रकारिता के क्षेत्र में भी कार्यशील रहे और इन्होंने प्रभा, प्रताप, कर्मवीर, ये तीनों ही पत्रिकाएं हैं। प्रभा, प्रताप, कर्मवीर। अभी जो ये द्विवेदी काल के लास्ट में एक लिस्ट दिया था, नहीं कराए थे, उसको हम करा देंगे, उसमें सारी पत्रिकाओं का नाम दिया था। तो प्रभा है, प्रताप है, कर्मवीर का संपादन किया। इनका एक उपनाम आपने एक भारतीय आत्मा नाम से सुना होगा। आरंभ में क्रांति के दर्शन से प्रभावित हुए, किंतु बाद में इनकी आस्था गांधीवाद की ओर हुई। अपनी राजनीतिक सक्रियता के कारण इन्हें कई बार बंदी बनाया गया। जेल के जीवन काल में इन्होंने अनेक कविताओं की रचना की। छायावाद युग के इनके प्रमुख कविता संग्रह में हिम किरीटनी है, हिम तरंगिणी है। चतुर्वेदी जी की रचनाओं में देश के प्रति गंभीर प्रेम और देश कल्याण के लिए
आत्मोत्सर्ग की उत्कट भावना दिखती है। इस मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को तभी सफलता मिल सकती है जब वह जीवन के सुख और वैभव को ठुकराकर संघर्ष और साधना का मार्ग अपनाए। इन्होंने अपनी रचनाओं द्वारा देशवासियों को इसी संघर्ष और साधना के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। इनकी कई रचनाएं हैं, विशेषकर आप आरंभिक रचनाओं में देखो तो वही आध्यात्मिक अनुभूति की वाणी इनकी आध्यात्मिक भावना पर भी दिखती है। ऐसे ही दूसरे नंबर पे सियाराम शरण गुप्त जी का नाम है। सियाराम शरण गुप्त जी का समय दिया है वही 1815 से 1963 का जन्म यही यूपी के जिला के झांसी चिरगांव में हुआ था। सियाराम शरण जी की खास बात यह है कि ये मैथिली शरण जो गुप्त थे उनके छोटे भाई थे। रोग एवं पारिवारिक दुखों के कारण इनका जीवन बहुत ही दुखमय रहा। सरसता और नम्रता के प्रतिमूर्ति थे। 1910 में हिंदू पत्रिका में प्रकाशित इनका जो पहली रचना था। इसके बाद सरस्वती में भी कई रचनाएं छपी। मौर्य विजय, अनाथ है, दुर्वादल इम्पोर्टेंट है, विषाद, आदरा पाथेय, बापू बहुत ही प्रसिद्ध रचना है सियाराम जी का। तो अनाथ है, मौर्य विजय है, दुर्वादल है, विषाद है, आदरा है, पाथेय है। गांधीवाद में इनकी अटूट आस्था रही भी, इसलिए इनकी सभी रचनाओं पे आपको अहिंसा, सत्य, करुणा, विश्व बंधुत्व, शांति आदि गांधीवाद मूल्यों का गहरा प्रभाव दिखेगा। जिन रचनाओं में इन्होंने प्राचीन भारतीय आख्यानों को आधार बनाया वो भी इन्हीं मूल्यों की प्रतिष्ठा करते दिखाई देते हैं, विषय प्रतिपादन और विभिंजना शैली में भी। इसके बाद बालकृष्ण शर्मा नवीन। नवीन जी के बारे में देखें तो 1800 नवीन जी जो थे यहाँ पे अगर आप देखो तो 1817 से इनका जन्म जो है ग्वालियर राज्य के भयाना गांव में हुआ था। 11 वर्ष की आयु में इनकी शिक्षा का आरंभ हुआ। फिर इसके बाद आप देखो 1917 में हाई स्कूल पास किया, कानपुर पहुंचे, जहां गणित संकर विद्यार्थी ने कॉलेज में दाखिला करा दिया। किंतु सन 1920 में ये गांधी जी के आह्वान पर कॉलेज छोड़कर राजनीति में सक्रिय भाग लेने लगे। कई बार जेल गए, देश के स्वाधीन होने पर लोकसभा और राज्यसभा में भी गए। कुमकुम इनका पहला कविता संग्रह भी था। इनमें कवि ने उर्मिला के चरित्र के माध्यम से भारत की प्राचीन आर्य संस्कृति के उज्जवल रूप को प्रस्तुत करने का प्रयास किया। भारतीय संस्कृति और ब्रिटिश साम्राज्यवाद के संघर्ष से संबंध करने के लिए कवि ने कुछ प्रसंगों को अत्यंत कौशलपूर्व संयोजना की। इनके अन्य काव्य ग्रंथ है अपलक, रश्मि रेखा, क्वाशी। तो कौन कौन से हैं? अपलक है, रश्मि रेखा है, क्वाशी है, हम बिस्पाई जन्म के। नवीन जी की रचनाओं में प्रणय और राष्ट्र प्रेम दोनों ही है। इनकी प्रणय संबंधी रचनाओं में छायावादी प्रणय के समान स्वच्छंदता तथा प्रेम और मस्ती के काव्य जैसी मार्मिकता भी है। इस रूप में नवीन जी को परवर्ती प्रेम और मस्ती के काव्य के अग्रदूत के रूप में भी स्वीकार किया जा सकता है। बाकी इनकी राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविताओं में आपको अनुभूतियों का सीधा संबंध इनके जीवन के साथ दिखता है। देश की स्वतंत्रता, समाज की नई रचना के लिए इन्होंने जो अथक साधना की थी, वही साधना निश्चल और सहज शक्ति के साथ इनकी राष्ट्रीय रचनाओं में भी दिखता है। राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के अन्य कवियों के समान ही इनके काव्य के प्रधान विषय क्या है? अतीत की महिमा का गौरव, तत्कालीन भारतीय समाज की रूढ़ अवस्था के प्रति व्यथा, आक्रोश, भविष्य को अवतरित करने की कामना। किंतु इनकी काव्य चेतना का एक पक्ष बिल्कुल निजी और अनुभूति प्रधान है। हम निकेतन, हम अनिकेतन, हम तो रमते, राम हमारा क्या घर क्या दर कैसा वतन। कहीं तो ये अपने फक्कड़पन और मस्ती की अभिव्यक्ति करते हैं और कहीं नशे में गर्क हो जाने की बात भी करते हैं। ये जिस ललक और उत्साह के साथ कर्म और साधना की ओर अग्रसर होते हैं, उसी आवेश और आसक्ति के साथ प्रणय में डूब जाना चाहते हैं। फलस्वरूप पहली दशा का संघर्ष और तनाव और दूसरी स्थिति की मदहोशी और मस्ती दोनों ही कारण कार्यभाव से संबंधित होकर परस्पर पूरक से लगते हैं। इसके बाद है सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ पे हुआ? प्रयाग जिले के निहालपुर गांव में हुआ था। इनका प्रयाग में ही शिक्षा ग्रहण किया। असहयोग आंदोलन के प्रभाव से इन्होंने शिक्षा अधूरी ही छोड़ दी और राजनीति में सक्रिय भाग लेने लगे। अपने राजनीतिक कार्यों के कारण इन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। काव्य रचना की और इनकी प्रवृत्ति विद्यार्थी काल से ही थी। इनकी कविताएं त्रिधारा और मुकुल में संकलित हैं। भाव की दृष्टि से इनकी कविताओं को दो भागों में बांटा गया। प्रथम वर्ग में राष्ट्र प्रेम की कविताएं रखी जा सकती हैं, जिनमें इन्होंने असहयोग या आज़ादी की लड़ाई में भाग लेने वाले वीरों को अपना विषय बनाया। इनकी झांसी की रानी कविता तो सामान्य जनता में बहुत प्रसिद्ध हुई। दूसरे वर्ग के अंतर्गत वे कविताएं आ सकती हैं जिनकी प्रेरणा इन्हें अपने पारिवारिक जीवन से प्राप्त हुई। ऐसी कविताओं में कुछ तो पति प्रेम की भावना से अनुप्राणित है और कुछ में संतान के प्रति वात्सल्य। अन्य कवि के तौर पे आप देखो, छायावाद युग में राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के विकास में जिन अन्य कवियों ने उल्लेखनीय योगदान दिया,
उनमें 1-2 कृतियाँ आलोच्य काल में प्रकाश में आई जिनमें त्रिपाठी, रामनरेश त्रिपाठी, उदय शंकर भट्ट, जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद, दिनकर आदि का उल्लेख आवश्यक है। रामनरेश त्रिपाठी जिनका समय देखें तो 1889 से लेकर 1960। इनके दशा के प्रति जागरूक थे। इन पर सैयद अमीर अली मीर, स्वामी रामतीर्थ और माधवराव शप्रे इनका विशेष प्रभाव था। वैष्णव संस्कार तो इन्हें अपने परिवार से ही मिले थे। अपने जीवन का आरंभ इन्होंने एक आध्यात्म अध्यापक के रूप में किया था, किंतु ये पत्रकारिता के क्षेत्र में भी कार्यशील रहे। इन्होंने प्रभाव प्रताप कर्मवीर का संपादन किया। इनका उपनाम एक भारतीय आत्मा था। आरंभ में एक क्रांति के दर्शन से प्रभावित हुए, किंतु बाद में इनकी आस्था गांधीवाद की ओर हुई। हिम किरीटनी, हिम तरंगिनी। चतुर्वेदी जी की रचनाओं में देश के प्रति गंभीर प्रेम और देश कल्याण के लिए आत्मोत्सर्ग की उत्कट भावना भी दिखती है। इस मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को तभी सफलता मिल सकती है जब वो जीवन के सुख और वैभव को ठुकराकर संघर्ष और साधना का मार्ग अपनाए। इन्होंने अपनी रचनाओं द्वारा देशवासियों को इसी संघर्ष और साधना के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। इनकी कई रचनाओं में, विशेषकर आरंभिक रचनाओं में, आपको आध्यात्मिक अनुभूति की वाणी मिलती है। इनकी आध्यात्मिक भावना पर निर्गुण भक्ति, सगुण भक्ति और रहस्य भावना का प्रभाव भी दिखता है। सियाराम सरड़ गुप्त के बारे में हमने पहले ही पढ़ लिया था। बालकृष्ण शर्मा नबीन, इनका जन्म ग्वालियर राज्य के बयाना में हुआ था। 11 वर्ष की आयु में इनकी शिक्षा का आरंभ, और वही चीज़ है कि कैसे इन्होंने पत्रिकाओं वगैरह का, तो इनका भी अभी देख ही लिया था हम लोगों ने, वही चीज़ें थी। सुभद्रा कुमारी चौहान, जन्म प्रयाग जिले के निहालपुर गांव में। प्रयाग में ही शिक्षा, 1921 में असहयोग आंदोलन के प्रभाव से शिक्षा अधूरी छोड़ देना, राजनीति में सक्रिय भाग लेना, फिर अपने राजनीतिक कार्यों के कारण कई बार जेल जाना। त्रिधारा और मुकुल इनकी बहुत इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं विद्यार्थी काल में। कहते हैं कि ये विद्यार्थी काल से ही बहुत मतलब इन चीज़ों में लिखने में बढ़ चढ़ के भाग लेने लगी थी। और त्रिधारा मुकुल में संकलित भी है। भाव की दृष्टि से कविताओं को दो भागों में बांट सकते हैं कि राष्ट्र प्रेम की भी कविताओं से उत्प्रोत रहा है, असहयोग, आज़ादी, और दूसरे वर्ग में वे भी हैं जिनकी प्रेरणा इनके पारिवारिक जीवन से मिली। बाद में इनका देखिए वात्सल की सहज वगैरह चीज़ें भी रही। अन्य कवियों में देखिए छायावाद में राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा में और भी कवि आते हैं। 1-2 कृतियाँ मिलती हैं। रामनरेश त्रिपाठी, उदय शंकर भट्ट हैं, जगन्नाथ मिलिंद हैं, दिनकर हैं। जैसे त्रिपाठी जी हैं, इनका क्या है, इन्होंने मानसी लिखा। मानसी की कतिपय देशभक्ति परक कविताओं के अलावा पथिक भी इनका है, स्वप्न भी है, शेषखंड काव्यों में है। दोनों काव्यों के नायक सामान्य जनता के प्रतिनिधि है। पथिक को नायक जनजीवन को वैषम्य दूर करने के उद्देश्य से राजतंत्र से लोहा लेते दिखाया दिया है। स्वप्न में कवि ने एक ऐसे संवेदनशील नायक की कथा का वर्णन किया है। पथिक के विपरीत इस काव्य का अंत सुखद है। दोनों काव्यों में कवि ने राष्ट्र सेवा के आदर्श की स्थापना की है। उदय शंकर भट्ट, इनके आख्यान तक्षशिला में भारत की सांस्कृतिक गुणगाथा की अभिव्यक्ति इस रचना का मुख्य विषय है। जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद, इन्होंने जीवन संगीत में भारत के सांस्कृतिक गौरव के बारे में बात की है। दिनकर ने रेणुका में इसी शैली कविता संग्रह के रूप में दिखाया है। मैथिली शरण गुप्त की स्वदेश भारती, कवि त्रिशूल गया, प्रसाद शुक्ल स्नेही का राष्ट्रीय मंत्र, केदारनाथ मिश्र प्रभात की ज्वाला, महेश चंद्र प्रसाद की कांग्रेस शतक, ये कुछ और भी रचनाएं हैं। अब यहाँ पे है छायावाद सामान्य विशेषताएं, जिनको हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। आज के लिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। काफ़ी बड़ा भी हो गया और राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा लगभग आपका कंप्लीट हो गया। इसमें छायावाद का सामान्य परिचय और राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवियों के बारे में संपूर्ण रूप से जिक्र कर लिया गया। छायावाद सामान्य विशेषताओं को हम आगे लेके चलेंगे, और किसी भी स्टूडेंट को मेरे पेड क्लास में जुड़ना है तो ये हमारा नंबर है, यहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं, है ना, 310 यानी 8765085310। पेड क्लास एक चल रहा है। अगर किसी को गाइडेंस चाहिए, मेरी लैंग्वेज में चीज़ें समझ में आती है, तो एक क्लास चल रहा है पेड, रात को 10 बजे आप जुड़ सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।